डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। जैसा कि लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि 1815 में कंजर्वेटिव फोर्सेस यूरोप के अंदर इस्टेब्लिश हो गई, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गई तो कहता है कि एज कंजर्वेटिव धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहे थे, तो जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे उनका एसोसिएशन किससे हो रहा था? उनका एसोसिएशन रिवॉल्यूशनरी से हो रहा था। यानी कि जो लिबरल्स थे या नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे और अंडरग्राउंड तरीके से ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करने का काम कर रहे थे। मतलब उनका एसोसिएशन रिवॉल्यूशन से हो गया। तो इसी में क्या होता है, ये जो पीरियड है बिटवीन 1830 टू 1848, इसको हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में हम देखेंगे कि यूरोप में फिर से एक रिवॉल्यूशन का दौर शुरू होता है। जैसे जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. फ्रांस in July 1830। ये अपहीवल क्यों हुआ था? It was due to the conservative policies of Bourbon family। यहाँ बर्बन किंग इस्टेब्लिश किया गया था, आपने पढ़ा है। लेकिन ये कब तक चला? 1815 के बाद से 1830 में पहला अपहीवल, पहला उथल पुथल जो है उसकी शुरुआत फ्रांस के अंदर होती है। क्योंकि जो बर्बन किंग था उसकी कुछ कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी जिसके खिलाफ लोग भड़क गए और वहाँ एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का रिजल्ट क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये बर्बन फैमिली का जो किंग था उसको एब्डिकेट किया गया, उसको हटाया गया और उसके बदले फ्रांस के अंदर जो नई व्यवस्था आई, नया अरेंजमेंट जो हुआ वो क्या कहलाया? दैट वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम क्या देखते हैं, अपहीवल स्टार्ट हो गया। वो अभी कहाँ से? यूरोप में कौन सी जगह से? फ्रांस से। मीन्स व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। लास्ट क्लास में भी मैंने एक बार इस बात को बताया है कि मेटरनिक ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। यानी कि ये जो अपहीवल हुआ इसका असर अब ग्रेजुअली पूरे कॉन्टिनेंट पे पड़ने वाला था। तो फिर अगला क्या होता है? द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग। इस जुलाई रिवॉल्यूशन के कारण एक अपराइजिंग ब्रुसेल्स में हुआ, इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। इस जुलाई अपराइजिंग का इफेक्ट जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड में पड़ा। एक अपहीवल ब्रुसेल्स में हुआ जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बेल्जियम जो है वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी कड़ी थी। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन या अपहीवल के ऊपर। दैट वाज कॉल्ड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या था? इसको हमको समझना होगा। देखिए, ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीस जो है वो 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। एक्चुअली द ऑटोमन एम्पायर वाज बेसिकली अ मुस्लिम डायनेस्टी। एक मुस्लिम डायनेस्टी थी जो 15th सेंचुरी से ही ग्रीस पर शासन कर रही थी। तो इस डायनेस्टी, इस एम्पायर के खिलाफ 1821 में ग्रीस में स्ट्रगल शुरू हुआ। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821। तो ये जो स्ट्रगल था
उसको पूरे यूरोप के जो नेशनलिस्ट थे उनका सपोर्ट था। पूरे यूरोप के जो नेशनलिस्ट थे, यूरोपियंस जो थे, वो इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बिकॉज ग्रीस वाज लाउडेड बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। जो यूरोपियन पोएट्स और आर्टिस्ट थे वो ग्रीस को किस रूप में कंसीडर करते थे? एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मीन्स पालना, जहां बच्चे का लालन पालन होता है। तो ग्रीस क्या था, उसको कैसे कंसीडर किया जा रहा था? ग्रीस वाज कंसीडर्ड बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपीय सभ्यता का पालना, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन यही ग्रीस से डेवलप हुआ था। और ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी क्या कि 15th सेंचुरी से ही ये ग्रीस जो है वो एक मुस्लिम डायनेस्टी के अधीन था। इसीलिए ग्रीस के प्रति यूरोप के लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट था। वो नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वांट ग्रीस एज ए पार्ट ऑफ मुस्लिम इंपायर। वो मुस्लिम इंपायर का पार्ट हो, ऐसा कोई यूरोपियन नहीं चाहता था। इसके लिए बहुत से प्रयास किए गए। जैसे पता है कि एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बैरन, ऑर्गेनाइज फंड फॉर रिवॉल्यूशन। उन्होंने इस रिवॉल्यूशन के लिए फंड ऑर्गेनाइज किया और पूरे यूरोप के अंदर, चूंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल था, इसलिए यूरोपियंस का सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ा था। तो सेंटिमेंट जो जुड़ा था तो बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ, बाहर से भी उसको सपोर्ट मिला और फाइनली बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 ग्रीस बिकम इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि से ग्रीस जो है वो फाइनली 1832 में आजाद हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं इस पीरियड में बिटवीन 1830 टू 1848? तीन घटनाओं को हम लोगों ने देखा। पहला देखा कि जुलाई 1830 में फ्रांस आजाद हुआ और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर स्ट्रगल था, दैट वाज कॉल्ड ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से 1838 के बाद जो है 1 by 1 रिवॉल्यूशंस का दौर चलता है और वो कब तक कंटिन्यू करता है? 1848 तक। इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा गया? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1832 के बाद फिर 1848 में एक रिवॉल्यूशन होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके।